नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देश भर के लाखों करोड़ों गरीब और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने बजट से पहले पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। क्या है मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, इसको करेंगे डिकोड। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। मोदी सरकार ने असंगठित और कम आय वर्ग के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देते हुए अटल पेंशन योजना को लेकर अहम फैसला सुनाया है। क्या है वो फैसला, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे डिजिटल करेंसी पर आरबीआई के ग्लोबल प्लान की। खबरें आ रही हैं कि डॉलर की अकड़ तोड़ने के लिए आरबीआई ने ब्रिक्स देशों से अपनी डिजिटल करेंसी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। आरबीआई का नया प्रस्ताव क्या है, ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसका मकसद क्या है, विस्तार से प्रवीण सर से चर्चा करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे गोल्ड की। खबरें आ रही हैं कि आरबीआई ने पिछले साल यानी 2025 में गोल्ड की खरीदारी बहुत कम की। अब आप कहेंगे कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो हैं भर भर कर गोल्ड खरीद रहे हैं, फिर आरबीआई ने अपनी रणनीति क्यों बदली। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। 60 साल की उम्र पार करते ही जब शरीर जो है साथ छोड़ लगता है और कमाई के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हर महीने घर कैसे चलेगा। देश के करोड़ों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, खून पसीना बहाया, संघर्ष किया, लेकिन उनके पास ना पेंशन थी ना कोई स्थायी सहारा। ऐसे में हर महीने तय रकम मिलना उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि सम्मान और भरोसे का जो है प्रतीक होता है। इसी भरोसे को जो है हकीकत में बदलने का काम किया था अटल पेंशन योजना ने। 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब मोदी सरकार ने इस योजना को 2031 तक जारी रखने का फैसला किया। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को और पेंशन होल्डर्स को क्या ये बड़ी राहत दी गई है, आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2015 में शुरू हुई स्कीम को अब इस मई में अगर हम देखेंगे तो पूरे 11 साल हो जाएंगे विशाल जी। और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर्स की, मजदूरों की बात की जाती है, कामगारों की बात की जाती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता था कि साहब इनके लिए सोशल सिक्योरिटी के क्या नियम कायदे हैं, इनको किस तरह से फ़ायदा होगा। जी। राज्य सरकारों की और केंद्र की अपने स्तर पर बुजुर्गों के लिए पेंशन की तमाम तरह की स्कीमें हैं, लेकिन रकम उसमें बहुत थोड़ी है। कहीं 500 रुपये, कहीं 1000 रुपये है। जी। बहुत करके कुछ राज्यों में अगर सब तरह की स्कीमें केंद्र और राज्य की मिला ले तो कुछ राज्यों में 3500 से 5000 रुपये तक मिलते हैं। लेकिन जो कामगार हैं उनके लिए एक पक्की गारंटीड इनकम का असल में इंतजाम कैसे हो, इसकी व्यवस्था 2015 में की गई 9 मई को, जो आपने बताया। और ज़रूरत कितनी थी इस तरह अटल पेंशन योजना जिसको लॉन्च किया गया था 10 साल पहले, ज़रूरत उसकी कितनी थी उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि महज 10 साल में तकरीबन 8.25 करोड़ जो है वो सब्सक्राइबर्स या लोग इस स्कीम के साथ जुड़े हैं। एक और डेटा अगर मैं इसको बताऊं आपको, तकरीबन गरीब छोटे लोगों की बहुत छोटी, मतलब 42 रुपये जितनी मिनिमम आप रकम के साथ इसको कंट्रीब्यूट करके 1000 रुपये की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं आफ्टर 60 ईयर्स। हाँ, और इतने छोटे और गरीब लोगों के लिए लाई गई इस स्कीम का अगर आपको कॉर्पस में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। 46,000 करोड़ रुपए इस स्कीम का कॉर्पस है। ओके, मतलब इतना पैसा अभी तक जमा हो चुका है। इतना पैसा लोगों ने जमा किया है। इससे ये पता चलता है कि देश में जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, जिनके पास जो सरकारी क्षेत्र में काम नहीं करते, सरकारी कर्मचारी नहीं है, उनको पेंशन या उनको अपने सोशल सिक्योरिटी को लेके कितनी चिंता है। जी। तो अब सरकार ने इसका जो बड़ा फैसला किया है, जो आज मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में जो एक फैसला हुआ है कि इसको 2030-31 तक आगे बढ़ाया जाएगा। एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार ने जितनी भी फंडिंग थी इस स्कीम के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने इसमें के लिए, फंडिंग के जो गैप है उसको फिल करने के लिए, जोर शोर से इसका प्रचार करने के लिए, वो सारे के सारे जारी रखने की विशाल बात की। जी। इसके अलावा सर, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और जो है टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट से जुड़े काम के लिए और योजना में जो है घाटा पूरा करने के लिए जो गैप फंडिंग जो अभी प्रवीण सर बता रहे थे, इसको पूरा करने के लिए जो है मंजूरी दी गई है। अब किसके लिए ये योजना है, एक एडिशनल जानकारी हम आपको देते हैं। जिनके पास जो है नौकरी के बाद पेंशन की कोई सुविधा नहीं होती है, उनके लिए योजना है। जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए, रेहड़ी पटरी वाले हो गए, छोटे दुकानदार हो गए, किसान और घरेलू कामगार जो है इस योजना के तहत आते थे।
जैसा कि हमने आपको बताया सर कि 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी और जो है सोशल सिक्योरिटी नेट और जो है बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना जो है इसका मकसद था। 8.66 करोड़ से ज़्यादा लोग ये अब तक जो है 19 जनवरी 2026 तक का डेटा है। और इसमें एक और डेटा मुझे याद आ रहा है सर, अटल पेंशन योजना को लेकर ही हम लोगों ने कई बार कहानियाँ की थी, कहा गया था इसमें अधिकतर जो तादाद है वो महिलाओं की है संख्या। ये भी बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल। अटल पेंशन योजना से न सिर्फ पुरुष जुड़े बेनिफिशियरी हुए हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर महिलाएं इसके साथ जुड़ रही। जैसे जैसे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं इस देश में, और गांव देहात, टीयर 2 टीयर 3 शहरों की अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं। और इसी वजह से इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं या जो मिडिल क्लास के या जो संपन्न तबका है उसको इस स्कीम से सरकार ने बाहर रखा है। तो 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का आपका कंट्रीब्यूशन के आधार पे इस स्कीम में एक पक्की पेंशन सरकार देती है। और ये जो एक सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट सरकार सारे लोगों को देने की बात करती है, उसकी कड़ी में ये एक बेहद सफल और महत्वाकांक्षी स्कीम सरकार की है। एक मेरा सर हमेशा आप कहिए कि रिपीटेटिव सवाल रहता है विशाल आपका, लेकिन सर पेंशन को लेकर सरकार बहुत सजग दिख रही है। आप देखिए अभी हाल फिलहाल में चाहे वो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी हों या गैर सरकारी, तमाम पक्षों को जो है सरकार साधती हुई नज़र आ रही है। अभी देखिए कॉम्प्रिहेंसिव जो है अकाउंट की बात कही जाए, फिर एनपीएस में कहा जा रहा है कि एश्योर्ड पेंशन की बात कही जाए, फिर अटल पेंशन योजना को रिफॉर्म करते हुए दिख रही। आपसे समझना चाहेंगे इतनी पेंशन को लेकर सरकार क्या चल रहा है सर? नहीं, पेंशन को लेके और दुनिया इसी भर के 1-2 साल में क्यों एक्टिव हुई है मोदी नहीं, सरकार? सरकार भले नहीं एक्टिव, देखिए 2-1 साल से सरगर्मी ज़्यादा दिखाई दे रही, लेकिन आप जैसा कि इस स्कीम को ही देख लीजिए, 2015 में लॉन्च हुई, यानी 10 साल इस स्कीम को पूरे हो गए, 11वां साल इसका शुरू हो गया। इस देश में देखिए एक तो वर्किंग क्लास बहुत बड़ा है, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका है, करोड़ों लोगों का ऐसा जो इस वक्त वर्किंग उसमें है। बोथ सेक्टर्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरह की आप बात कर लीजिए, वर्कफोर्स भारत में बहुत बड़ा है। कामकाजी तबका अगर आप देख लीजिए, खास तौर पर अगर आप 21 साल से लेकर 55 साल या 56 साल की उम्र तक को देख लेंगे तो मुझे लगता है 60-70 करोड़ लोगों की आबादी ऐसी आ जाएगी। इन लोगों को 60 साल के बाद इनकी जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? क्या सरकार अपने खजाने से पेंशन की ज़रूरतें या लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी देने की स्थिति में होगी आने वाले वक्त में, जब एक बड़ी आबादी वर्कफोर्स के उससे बाहर निकल जाएगी, जब वो कामकाज नहीं करेगी, जब उसको इस तरह की सीधा एक पैसे की ज़रूरत होगी जिससे उसका घर खर्च चल सके? ईपीएस 95 की अगर मैं बात करूं सर, तो कहा जा रहा है कि न्यूनतम जो पेंशन 1,000 से आप 3,000 करने में रोने लगे। आप कहने लगे, सरकार कहने लगी कि एक्चुअल डेफिसिट में है सरकार, अभी तक जो आप पैसा दे रहे हैं उसके आधार पर तो हम तो आपको अभी जो पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपये, वही हमको नहीं जुट रहा है। नहीं, बात सही है, और सरकार अपनी तरफ से असल में कोशिश भी कर रही है कि अधिकतम पेंशन दी जा सके, लेकिन पेंशन देने का जिम्मा सरकार कहती है, जो या जिसको बहुत अगर आप रेशनल अगर प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे जी, क्या देश के 70-80 करोड़ लोगों को पेंशन सरकार दे सकती है अपने खजाने से? तो इसका सीधे तौर पर जवाब है कि ऐसा अगर सरकार करने की कोशिश भी करे तो आप उसके खजाने की हालत फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर जो दूसरे डेवलपमेंट से जुड़े काम है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे सरकार का खर्च क्या रह जाएगा, एक बात। दूसरी बात, सरकार को मार्केट से कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा, बोरोइंग बढ़ जाएगी। तो पूरी की पूरी जो सरकार की जो खजाने की फिस्कल हेल्थ है वो पूरी की पूरी गड़बड़ा जाएगी। इसलिए सरकार कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीमों को लेकर आती है। और कई बार सर मनी सेंटर में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया है कि कई राज्यों की जो हालत अगर देखा जाए, फिस्कल रिपोर्ट जब आई थी, मोस्टली जो पैसा है वो सैलरी पेंशन में ही खत्म हो जा रहा है। उसके बाद सैलरी, पेंशन, फ्रीबीज, एग्जैक्टली तो डेवलपमेंटल काम जो है वो थोड़े हैम्पर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चलिए अब लौटते हैं अटल पेंशन योजना से जुड़ी खास बातों को हम आपको बता देते हैं। देखिए 18 से 40 साल के जो भारतीय इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पेंशन की जो राशि है वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 मंथली जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपकी पेंशन की जो है शुरुआत हो जाएगी। योगदान की जो राशि यानी जो आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उसका भी लिस्ट मेरे पास है। उस पर इनकम टैक्स एक्ट जो है 80CC डी के तहत जो है आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। हालांकि टैक्स
पेयर्स जो है इस योजना का लाभ जो है नहीं ले सकते। योजना में शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट जो है, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि सर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि 42 रुपये के कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको 1,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। तो अगर आप 18 साल का कोई व्यक्ति, प्रवीण सर, 42 रुपये जमा करे तो उसे 60 साल के बाद हर महीने जो है 1,000 रुपये, 84 रुपीज़ जमा करेगा तो 2,000 रुपये, 126 रुपये जमा करेगा तो 3,000, 168 रुपये जमा करिएगा तो 4,000 रुपये मिल जाएंगे, 210 रुपये करेंगे तो 5,000। तो समझिए कितना नॉमिनल रेट है सर। इसको मैं अगर कहानी को जोड़ूं, एक 330 रुपये में जो इंश्योरेंस देने की बात कही जा रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से, एक योजना थी, 28 रुपये 29 रुपये के आसपास एक और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की योजना थी। इस तरह की योजनाओं से बहुत बेनिफिट होता है, मतलब बेनिफिशियरी की तादाद बहुत बढ़ती है। कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। रकम देखिए, सोशल सिक्योरिटी का नेट प्रोवाइड करना इस वक्त देश की एक सबसे बड़ी, आप ये कहें कि एक चैलेंजिंग काम है जी। इतनी बड़ी आबादी को, खासतौर पर गांव देहात में रहने वाले लोग, उनको इलाज मुहैया कराना, इंश्योरेंस मुहैया कराना। उसमें ये जो 2-3 स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो है, फसल बीमा योजना हो गया, ये जो तमाम स्कीमें हैं, इन्होंने बहुत हद तक एक बड़ी आबादी का फाइनेंशियल बर्डन कम किया है विचार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत ने दुनिया की पेमेंट व्यवस्था को बेहतर बनाने और अमेरिकी डॉलर पर जो है निर्भरता कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल अभी दुनिया के ज़्यादातर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रांजैक्शन है, यानी जो लेन देन है, वो डॉलर में ही होते हैं, जिससे अमेरिका का जो है दबदबा वो बना रहता है। भारत चाहता है कि ये जो निर्भरता है वो कम हो और देशों के बीच जो है पैसा भेजना आसान हो जाए, सस्ता हो जाए, तेज हो जाए। इसी सोच के तहत आरबीआई ने सुझाव दिया है कि ब्रिक्स देश, यानी जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इनकी जो है डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ दिया जाए। प्रवीण सर, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? और चूंकि ये बड़ा जटिल मामला है, आपसे बड़ा आसान भाषा में उम्मीद करते हैं कि डिकोड करिए इसको। और ब्रिक्स का जो सम्मेलन की जहाँ तक बात हो रही है सर, इसी साल में होनी है ना? हाँ, इस साल भारत में सम्मेलन होना है और उसी सम्मेलन के लिए आरबीआई का ये प्रस्ताव बड़ा आया है कि ब्रिक्स देश अपनी जो CBDCs हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो हैं, उनको आपस में लिंक करें ताकि ट्रेड और बाकी जो पेमेंट का जो लेन देन है वो आसानी से लोकल उसमें हो सके, डिजिटल करेंसी के जरिए बेसिकली हो सके। अब इसमें विशाल 2-3 चीज़ें हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये प्रपोजल ऐसे वक्त पे आ रहा है जब दुनिया भर में तमाम उथल पुथल और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 2025 के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें ब्रिक्स में क्यों जो है एक इंटर ऑपरेबिलिटी को लेके जो है वो बात कही गई थी कि किस तरह से हमारी जो करेंसीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ अदला बदली की जा सके। ओके। भारत की रूस के साथ रुपी रूबल ट्रेड करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला फंसा। ओके। चीन ने भी युआन में रूस के साथ ऑयल डील जो तेल की खरीदारी थी, उसमें पैसा लेन देन युआन और रूबल का ट्रेड करने की कोशिश की। वहाँ भी जैसे रूस का जो है अरबों रुपए जो है वो भारत के बैंक खातों में पड़ा हुआ, उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो अब आरबीआई इस प्रस्ताव को लेके आया है कि साहब क्या इस तरह की व्यवस्था हम बना सकते हैं जहाँ डिजिटल करेंसीज में ही हम लेन देन कर सकें जी। तो ये एक बड़ा फिजिबल एक तरह से मैं कहूँगा कि व्यवस्था हो सकती है जहाँ पे आप डॉलर को एक तरफ रख के और आपस में ट्रेड कर पाएंगे। जी। लेकिन सर अगला सवाल ये आता है कि अमेरिका तो इससे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं कई न्यूज़ देख रहा था, उसमें तो वो कह रहे थे कि देखिए आप हमारे डॉलर पर अगर हमला करेंगे तो हम समझ जाइए कि आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसके अलावा भी वो अमेरिका विरोधी बता चुके हैं ब्रिक्स देशों को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉलराइजेशन वाला भी मामला है उसको भी लेकर वो चिंतित नजर आते हैं। तो इन मामलों को अमेरिका वाला एंगल भी समझाइए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ 2025 में, जो ब्रिक्स समिट हुई, उससे पहले साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी। साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स समिट जब हुई थी तब एक बात चर्चा आई थी कि ब्रिक्स देश क्या अपनी एक कोई करेंसी लेकर आ सकते हैं। संभवतः अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं जैकब जुमा, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम अपनी एक करेंसी ब्रिक्स देश लेके आएंगे, जिस पर ये ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि आप पे भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। इसके बाद से अमेरिका सक्रिय हो गया, क्योंकि ब्रिक्स में अगर जो कोर मेंबर्स को अगर आप देख लेंगे तो भारत, चीन, जी, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और नए देश भी जुड़े हैं प्रवीण सर, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया।
तो जो कोर जो देश हैं ये कद्दावर देश हैं। चाहे रूस को देख लीजिए महाशक्ति, चाहे चीन को देख लीजिए आर्थिक सामरिक दोनों तरह से, भारत को देख लीजिए, ब्राज़ील एक उभरता हुआ देश है, डेवलपिंग नेशन है, बड़ी इकॉनमी है। पूरे साउथ अगर लैटिन अमेरिका में देख लेंगे तो सबसे बड़ी इकॉनमी ब्राज़ील है, तेज़ी से उभरती हुई। तो इन कंट्रीज़ का अगर एक कंबाइंड, जैसे यूरोप में यूरो को एक कंबाइंड करेंसी बनाया गया, उसके बाद हालांकि ब्रिटेन ने उससे एग्जिट कर लिया यूरो से ब्रेग्जिट के जरिए, अगर ये कंबाइंड करेंसी लेकर आते और आपस में ट्रेड उसके जरिए करते तो अमेरिका के जो डॉलर की जो हेजेमनी है, जिसको लेके अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंतित है, वो वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता। वहाँ पे फिर अमेरिका की शार्प एक वार्निंग आई थी। अब इसकी क्या एक तोड़ निकाल ली है आरबीआई ने कि हम साहब करेंसीज का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। जी, लेकिन सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है ये कि भारत ऐसे समय पर ये बात कह रहा है, ऐसे समय पर जब इंडिया यूएस के बीच जो है ट्रेड डील होने की बात कही जा रही है, जो अमेरिकी राजदूत साहब जो है आते हुए दिखे थे भारत, और उन्होंने कहा था कि नहीं बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई बड़े अच्छे मित्र हैं। फिर ये खटास तो नहीं ला देगा ये बात? नहीं, खटास आ सकती है, अमेरिका का रिएक्शन भी आ सकता है। भले आप अपनी करेंसीज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप डॉलर को एक तरीके से साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ अमेरिका को कतई नागवार, क्योंकि भारत, चीन अगर और रूस और इन तमाम कंट्रीज़ को, या जो टोटल अगर ब्रिक्स के कंट्रीज़ को अगर आप जोड़ लेंगे तो अच्छा खासा कारोबार जो है वो इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में होता है। नहीं, खबरें तो ये भी आ रही थी कि ट्रम्प साहब मुंह फुला लिए थे कि आप मोदी साहब ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, इस वजह से ट्रेड डील नहीं हुई। तो ऐसे समय पर ये कहना कि सीबीडीसी हमारा चलेगा तो बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा ना सर? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ एक और खटास जो अभी बहुत ज़्यादा है उसमें और खटास जाहिर तौर पे पैदा कर सकती है। लेकिन ये एक बड़ी ट्रिक भी है कि अमेरिका का जो डॉलर को लेके एक पूरा कंसर्न है, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। जी, इससे जो रुपी रूबल ट्रेड की जो समस्याएं थी, देखो वो ख़त्म हो जाएंगी। जो चीन युआन का और जो रूबल का था मसला, वो ख़त्म हो जाए। पेमेंट को लेके जो इश्यूज आ रहे थे, जहाँ पे कि डॉलर की आपको ज़रूरत पड़ती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। पांचों देश जो हैं कोर मेंबर्स हैं, इन्होंने अपने सीबीडीसीज को एक पायलट के तौर पर चला है पूरी तरह से, हालांकि इसको फुल फ्लेजेड लॉन्च नहीं किया है। भारत में भी रिटेल में अगर आप देखेंगे 2022 में, दिसंबर 2022 में संभवतः सीबीडीसी को रिटेल जो आम लोगों के लिए सीबीडीसी को लॉन्च कर दिया गया था, ई-रूपी। उसको उतनी सफलता भारत में मिली नहीं आरबीआई के जरिए। अब क्या इंटरनेशनल पेमेंट्स में आरबीआई इसको इस्तेमाल करके एक चाल चलना चाहता है, एक देखना चाहता है कि इसके क्या असर हो सकते हैं। जी, कुछ लेकिन सर दिक्कतें भी हैं। ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जोड़ने में क्या क्या कुछ दिक्कतें आएंगी, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सभी देशों को एक जैसा जो है टेक्नोलॉजी जो है उसका ढांचा जो है वो तैयार करना पड़ेगा। फिर ये तय करना होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, किस देश का प्लेटफॉर्म होगा। देश के बीच जो है ट्रेड इम्बैलेंस को भी जो है वो संभालने की भी जो है बात सामने आती हुई दिखेगी। तो ये सब चैलेंजेस भी हैं सर, अब देखना होगा कि कैसे इस चीज़ को जो है। हालांकि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है बनाना उतना मुश्किल नहीं है। जैसे यूपीआई के लिए एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। भारत यूपीआई के जरिए आप दूसरे देशों में भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे श्रीलंका हो, यूएई हो। इस तरह का पेमेंट गेटवे या पेमेंट करने के तौर तरीके स्थापित किए जा सकते हैं, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। ट्रेड इम्बैलेंस का मसला थोड़ा सा प्रमुख है, वहाँ देखना होगा कि किस तरह से एक तोड़ निकलता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोना वही सोना जिसे भारत में सिर्फ जेवर नहीं, सुरक्षा और भरोसे की सबसे मजबूत ढाल जो है मानी जाती है। लेकिन साल 2025 में एक हैरान करने वाला डेटा सामने आया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 8 सालों में सबसे कम जो है गोल्ड की खरीदारी की। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक धड़ाधड़ जो है सोना खरीद रहे थे, सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और देखिए वैश्विक हालात जो है अनिश्चित बने हुए हैं, यानी अनसर्टेनिटीज एट इट्स कोर है, तो फिर आरबीआई ने अचानक ब्रेक क्यों लगा दिया है? तो प्रवीण सर, ये भी एक बड़ी रोचक कहानी है। हालांकि आप गोल्ड और सिल्वर की कीमतों की बात की जाए तो उसका भी डेटा आज हमारे पास है। आज सोना पहली बार जो है 1.5 लाख के पार जाता हुआ दिख रहा है, 7,780 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और चांदी की बात भी देखिए, आज 10,000 रुपये बढ़कर ये भी जो है ऑल टाइम हाई के आसपास 3,20,000 के पार जाता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ा सवाल है आम लोगों के मन में भी कि भाई जब सभी लोग खरीद रहे हैं सोना, तो हमारा आरबीआई क्यों पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या है इसके पीछे लॉजिक?
आपने देखा आरबीआई का गोल्ड खरीदारी, आरबीआई अच्छी खासी पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देख लेंगे तो लंबी चौड़ी खरीदारी आरबीआई ने गोल्ड की है। और फॉरेक्स रिजर्व में अगर आप हिस्सेदारी के तौर पर इसको देखेंगे, अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो मार्च 2021 में आरबीआई के टोटल जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गोल्ड का हिस्सा जो है वो लगभग 6% था, 5.87% था। अब ये और 16%। अब ये 16% पे पहुंच गया। तो आप लगाइए कि तकरीबन तीन गुना जो है वो गोल्ड का स्टेक या हिस्सेदारी आपके ओवरऑल फॉरेक्स में बढ़ी है। यानी विद इन 5 ईयर्स आप कह रहे हैं सर? हाँ, इन्हीं 5 सालों में अगर आप गोल्ड के प्राइसेस को देख लेंगे तो मल्टीफोल्ड वहाँ पे भी आपको उछाल नज़र आएगा जी। तो गोल्ड की बढ़ती कीमतों को देखते हुए और आरबीआई का जो आरबीआई के पास जो सोने का रिजर्व है कुछ वो डेटा है लगभग सर, मैं 880 टन के आसपास जी पहुंच गया है। 2025 में आरबीआई ने सिर्फ सर 4.02 टन सोना खरीदा, जबकि 2024 में आंकड़ा जो था 72.6 टन जो है वो सोना खरीदा गया था। यानी एक साल में सोने की खरीद जो है 94% कम हुई है। यानी पिछले 8 साल में कहा जा रहा है कि सबसे कम की खरीद है। और जो आपने डेटा कहा 880.2 टन जो है आरबीआई के पास कुल सोना है। 2024 में कहा जा रहा है कि भारी मात्रा में सोना खरीदा गया। 2025 में जो सोने की कीमत जो है बहुत तेज़ से बढ़ी, इसलिए सोने की वैल्यू बढ़ गई है, भले ही नई जो है खरीदारी कम हुई है। ये डेटा है सर। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा कितना है ये भी हम आपको बता देते हैं। 2024 में सोने का जो हिस्सेदारी है वो करीब 10% है सर। 2025 में बढ़कर 16% के आसपास हो गया है। यानी 100 रुपये के विदेशी मुद्रा भंडार में 16 रुपये का सिर्फ जो है गोल्ड है सर। पिछले 5 सालों में भी कितना बदलाव आया वो आपने डेटा बता दिया, 6 और 2025 में ये 16% के आसपास। लेकिन आरबीआई ने सोना खरीदना क्यों कम कर दिया, इस पर WGC की एक रिपोर्ट है सर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। कहा जा रहा है उस रिपोर्ट में कि सोने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आरबीआई के कुल जो है भंडार में सोने की जो हिस्सेदारी है पहले से ज़्यादा हो गई। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप सर? नहीं, आपने सारी चीज़ें बताई दी इसमें मोस्टली। ये असल में घटना पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों के साथ असल में यहाँ दिखाई दे रहा है, जिनके रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी विशाल बढ़ी है जी। लगभग अगर आप दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को देखेंगे तो 32,000 टन से ज़्यादा गोल्ड जो है सेंट्रल बैंकों के पास इस वक्त मौजूद है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जर्मनी का हो, टर्की का हो। और इसी तरह से जो गोल्ड का शेयर है फॉरेक्स रिजर्व में दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसका भी हिस्सेदारी बढ़ी है। गोल्ड की हिस्सेदारी 20% पे पहुंच गई है, जबकि डॉलर जो सबसे प्रोमिनेंट एसेट है किसी भी देश के पास जो उसका फॉरेक्स रिजर्व है उसमें, वो अभी पहले नंबर पर 40% के साथ है जी। यूरो जो एक और कद्दावर करेंसी है जिसमें देशों का इन्वेस्टमेंट है, उनके पास रिजर्व में है, वो सोने से भी नीचे चला गया और 16% ही केवल रह गया है जी। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो गोल्ड की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती कीमतों के साथ, और इसके पीछे एक वजह भी रही है असल में। पिछले अगर इनसाइड स्टोरी बताइए सर। पिछले कुछ वर्षों को अगर आप देखेंगे तो जो एक रिस्क से बचने की कोशिश तमाम सेंट्रल बैंक और तमाम देशों की, देखिए बैंकों को ऑपरेट कौन करते हैं, उनके देश, उनकी सरकारें ऑपरेट करती हैं। भले जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनको एक स्वायत्त संस्था माना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके मुताबिक वो बैंक काम करते हैं। तो एक रिस्क अवर्जन की जो कोशिश है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंकों की दिखाई दी है, जहाँ पे कि डॉलर की जिस कहानी की अभी हम बात कर रहे हैं कि साहब CBDC को लाकर आप एक तरह से डॉलर को बाईपास करना चाहते हैं, पूरी ट्रेड में डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। यही हाल गोल्ड की वजह के मामले में भी है। दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने ट्रेड, अपनी इकोनॉमी के लिए स्थिर बनाने के लिए उसको डॉलर से थोड़ा दूर हट रहे हैं और उसी वजह से गोल्ड का अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और यही वजह थी कि हमने ये देखा कि लंदन के जो वॉल्ट हैं जहाँ पे कि आरबीआई का गोल्ड जमा कुछ है, ट्रेंचेस में आ भी रहे थे सर। धीरे धीरे गोल्ड को वापस लाया जा रहा है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आरबीआई का सोना कहाँ कहाँ रखा है ये भी एक एडिशनल जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। देखिए कुल सोना जो है मार्च 2025 तक 879.59 टन है सर, ठीक है। भारत में रखा हुआ है 511.99, 511 जो है टन भारत में है। विदेशों में यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो है वो 348.62 टन है और गोल्ड डिपॉजिट्स के रूप में जो है 18.98 टन जो है सोना। यानी पूरा सोना जो है सर भारत में नहीं है,
कुछ जो है सुरक्षित विदेशी जो है तिजोरियों में भी रखा हुआ है। अब सर ये तो कहानी हो गई आरबीआई और गोल्ड की, अब बिगर पिक्चर पर आपसे बात कर लेते हैं सर। जिस तरह से जो सोने और चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है, उसके पीछे के कारणों को भी समझाइए। क्या कुछ कारणों में परिवर्तन आया है या नहीं? जो ग्रीनलैंड वाला जो मामला है, गोल्ड सिल्वर की कीमतों को लेके जितना अनसर्टनिटी है, जितनी इंडस्ट्रियल डिमांड है, रीजन वही है। मार्केट्स के हाल ख़राब हैं, चाहे भारत हो या बाकी के। अगर आप देख लीजिए भारत में और स्थितियां अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई देती हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ एक तो ट्रेड डील नहीं हुई और बाकी दुनिया भर की डिमांड सप्लाई के जो इश्यूज़ हैं, वो तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो गोल्ड वहाँ पे लोगों को एक सेफ हेवन के तौर पर दिखाई देता है। चाहे गोल्ड हो, और अब सिल्वर को भी उसी तरह से लोग देखने लगे हैं। सिल्वर की कहानी गोल्ड से भी ज़्यादा, अगर आप पिछले साल को देख लेंगे इस साल तक, तो सिल्वर की कहानी और ज़्यादा चौंकाने वाली है। एग्जैक्टली सर, 165-170% का जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब पिछले साल तो कहा जा रहा था कि 70-80 हज़ार रुपये के आसपास हुआ करता था, अब अचानक से 2 लाख 3 लाख, तो 3 लाख के भी आंकड़े को हम लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर। तेजी से बढ़ते डिजिटल पेमेंट के दौर में जहां जो है सुविधाएं बढ़ी हैं, तो वहीं इसके नए नए खतरे भी जो है सामने आए। खास तौर पर डिजिटल अरेस्ट, जो आज के समय में डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों के सबसे बड़ा जो है वो डर का कारण है। इसी खतरे को देखते हुए अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्रालय की अगुवाई में बनी हाई लेवल कमेटी पेमेंट और बैंकिंग एप्स में किल स्विच फीचर लाने की तैयारी कर रही है, जिससे जो है ठगी का शक होते ही जो है यूजर जो है अपने सभी ट्रांजैक्शंस जो है तुरंत सेकंडों में जो है रोक सकेंगे। प्रवीण सर, इसके अलावा डिजिटल फ्रॉड में डूबे पैसों की जो है भरपाई के लिए भी कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस कवच पर भी जो है विचार विमर्श चल रहा है। ये बहुत अहम मुद्दा है सर, और हर दिन जो है देखिए हम लोग पेपर जो है सना रहता है इस खबरों से। कभी कहा जाता है कि रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिंदगी भर विदेशों में उन्होंने नौकरी करी, यूएन में काम किया और यहाँ आए और 13 करोड़ रुपए मिनटों में उनका निकल गया। वो रोड पर आ गए, कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो सारी जमा पूंजी ही निकल गई। और ऐसे कई फ्रॉड्स हैं और कई पढ़े लिखे लोग। एक तो डीजीपी साहब की भी एक खबर आपने सुनी होगी सर, उन्होंने एक शिकायत की, सुसाइड कर लिया उन्होंने। बहुत गंभीर मसला है। डिजिटल अरेस्ट हो या साइबर फ्रॉड हो, ये इस वक्त देश की जाहिर तौर पर सबसे बड़ी एक इश्यूज़ में से है, जहां लोग, और आरबीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर आप देखेंगे 2024-25 तक, FY 24-25 में तक 23,879 मामले डिजिटल फ्रॉड के या इस तरह के मामले साइबर फ्रॉड के सामने आए हैं, जिसमें अगर आप कुल रकम को देखेंगे तो वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए की रकम है जो डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुई है विद इन ईयर सर। और ये 2024-25 तक का आंकड़ा है, अब तक का टोटल अगर हम देखेंगे। और ये सरकार ने तमाम तरह के उपाय किए। सरकार ने फ़ोन पे बताना शुरू किया 1930। हाँ, आप जो FM को देखिए, तमाम जो साधनों को देखिए, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट को लेके आरबीआई से लेके और केंद्र सरकार तक लगातार तमाम उपाय करते हुए, लेकिन सफल सरकार नहीं हो पा रही है। बिल्कुल जो रिसेंट मामला है, तकरीबन 15 करोड़ रुपए एक बुजुर्ग जो दंपत्ति हैं उनके चले गए, और पुलिस के सामने समस्या ये हुई कि उस अमाउंट को पुलिस ट्रेस कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। कुछ बहुत मामूली रकम पकड़ी गई, बाकी आप हैरान हो जाएंगे, बाकी का जो पैसा है वो म्यूल अकाउंट्स में, फर्जी एक तरह के अकाउंट्स हैं, उनमें 50 रुपये 100 रुपये के ट्रांजैक्शंस के जरिए उतना बड़ा पैसा चला गया, सैकड़ों हजारों अकाउंट्स में भेज दिया गया। अब एक एक अकाउंट को, और यही सबसे बड़ी दिक्कत जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो या दूसरी, उनके सामने ये आ रही कि हम इस पैसे को रिकवर कैसे करें। जहां 50 रुपए का ट्रांजैक्शन है, वो एक एक खाते को आप कैसे ढूंढेंगे। तो सर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वैसे किया गया होगा, 50-50 रुपए भेज दिए गए बहुत सैकड़ों अकाउंट को। इतने अकाउंट होंगे, और वो तो बहुत इतना जो खुद सरकार और जो पुलिस मानती है, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये पूरा साइबर फ्रॉड का जो सिंडिकेट है, जो पूरा तरीका है वो काम करता है कि सरकारों के लिए, एजेंसियों के लिए मुश्किल हो गई है यहाँ पे। तो अब खैर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय, वो इसमें एक्टिव हुआ और उसने फिर बताया ये जा रहा है कि चर्चा इस बात को लेकर, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या एक कोई ऐसा स्विच या ऐसा बटन आपके पेमेंट जो ऐप हैं उनमें लगाया जा सकता है, जहां पे कि अगर आपको शक होता है कि मेरे अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है या पैसा गलत ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो आप उस एक बटन को दबाएंगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाएंगे, सारे ट्रांजैक्शन आपके रुक जाएंगे। बहुत अच्छा कदम है सर। लेकिन
कदम तो बहुत अच्छा है, Implement लेकिन कैसे इसको होगा? लागू करना उतना आसान नहीं है। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं बॉस? चैलेंज सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो इंस्टेंट फ्रॉड के लेवल शिकार पर है कि कि नहीं? उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। ज़्यादातर लोग अगले 24 घंटे में या उसके बाद इस बात की जानकारी गैदर कर पाते, समझ पाते हैं कि उनके साथ एक फ्रॉड हो गया है। ये ऐसे लोगों के लिए तो कारगर हो सकता है जो जिनको पता Aware चला हैं। कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है और उन्होंने कोई एक बटन जो सरकार जिस तरह की उस पर काम कर रही है वो दबाया और वहां आपका अमाउंट फ्रीज हो गया। जी, कहा जा या रहा मान लीजिए किसी आपने लिंक पे क्लिक किया एग्जैक्टली। और आपको पता, आपके पास मैसेज आया कि साहब मैं इनकम टैक्स का हूँ, ये लिंक क्लिक कीजिए तभी आपका जो कुछ भी वेरीफाई या होगा। ये बहुत तर्क दिए जाते हैं प्रवीण सर, कहा जाता है कि आपका बिजली बिल है, वो बिल आपका काट दिया जाए, गैस का कनेक्शन है जो वो आपके कई नाम। बार आपसे क्लिक हो जाता है, एग्जैक्टली। कई बार न चाहते हुए भी क्लिक हो। अब ये ऐसे समझदार लोगों के लिए तो कारगर हो सकता है जिनको पता चला कि ओ मुझसे ये गलत क्लिक हो गया और अब मेरा सारा पैसा जा सकता है। वो किसी पेमेंट गेट, हालांकि उसकी भी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से ये वर्क करेगा, आपको क्या अपने बैंक के ऐप पे जाना होगा या मान लीजिए जिस तरह के पेटीएम या फ़ोन पे इस तरह के जो पेमेंट गेटवेज है एक तरह से वहाँ जाके आप इसको दबा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तो प्रवीण सर कहा जा रहा है कि बैंक या यूपीआई ऐप में ही एक इमरजेंसी बटन जो होगा, जो किल स्विच है, वो दिया जा सकता है। वहाँ पे आपको वो प्रेस नहीं तो करना। उतनी जल्दी अब आप कहाँ बताइए, जाएंगे उसमें exactly। कि किस उस पे ऐप पे जाएंगे। मान लीजिए मल्टीपल अकाउंट्स हैं किसी बंदे के, और ज़्यादातर लोगों के होते हैं मल्टीपल अकाउंट्स हैं। अब आप वहाँ से ट्रांजैक्शन कैसे रोकेंगे? क्या एक किल स्विच को दबाने से सारे आपके जो अकाउंट्स हैं उनके ट्रांजैक्शंस फ्रीज हो जाएंगे या इंस्टेंटली? फिर ऐसा ऑथराइजेशन हो कि सभी लोग सभी जब ऐप्स पे तक नाम आप लागू हो। ऑथराइज करेंगे किसी चीज़ को, जब तक Exactly। आपके पास ओटीपी आया या कुछ चीज़, अगर आपका फ़ोन हैक हो गया तब क्या तो करेंगे? फिर जो आपका ओटीपी भी आ रहा है तो वो दूसरे व्यक्ति को पता चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। तो ये किल स्विच कारगर हो सकता है, लेकिन काम किस तरह से करेगा इसका एक मसला विचार यहाँ पे जरूर है। चलिए सर, अगले कहानी के अगले चरण में चलते हैं। कहा जा रहा है इंश्योरेंस को लेकर के, अगर मान लीजिए आपकी ठगी होगी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ चले गए, तो उसकी भरपाई को लेकर भी जो है बातें सामने आ रही। कहा जा रहा है कि ऐसा होगा कि इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, आपको कुछ जो है रिकवरी किया जाएगा। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और क्या इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं कितना प्रीमियम चार्ज करेंगी? अब मान लीजिए 15 करोड़ रकम ज़्यादा होगी सर, तो उतना पैसा वो दे पाएंगी, चुका पाएंगी? नहीं, बिल्कुल इंश्योरेंस का मसला जो है ये एक मुझे प्रभावी टूल समझ में आता है और इसको लेके जिक्र किया जो है बिल्कुल हाल में टी रविशंकर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने एक सेमिनार या सम्मेलन में कहीं उन्होंने बात करते हुए कहा कि क्या इस तरह के जो रिस्क हैं उनको क्या एक इंश्योरेंस के दायरे में लाया जा सकता है क्या। और ये इंश्योरेंस जो है ये काम कैसे करेगा? देखिए, एक तो जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक तो चीज़ हम बताते हैं कि साहब इस किसी समस्या का समाधान ये पेन है जी, लेकिन ये पेन काम कैसे करेगा इसको भी समझना, उसको लेकर आना, वो एक महत्वपूर्ण चरण होता है। उसका प्रचार प्रसार करना सर, ताकि सभी लोगों को समझ में तो आ ये अब ये इंश्योरेंस काम कैसे करेगा इसको लेके एक सवाल है। क्या सरकार कंट्रीब्यूट करेगी? रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी? क्या इंश्योरेंस कंपनियां इसके लिए फंडिंग देंगी? क्या आम लोगों से पैसा, जैसे DICGC है एग्जैक्टली जो बैंक का है, जो 5 लाख का 5 लाख का, उसमें आपसे पैसा नहीं जा रहा है, उसमें पैसा बैंक दे रहा है। उसका जो प्रीमियम है एक समान 12 पैसे प्रति 1 लाख रुपए का संभवतः या 10,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो DICGC के पास बैंक दे रहा है। अब इसको लेके एक जो बात आई थी जिसको हमने कई बार जिक्र किया जिसका कि साहब एक बैंक ज्यादा जोखिम में है, जैसे प्राइवेट बैंक जो बैंक आपको उसके FD पे दे रहा है 9% ब्याज, एक बैंक दे रहा है 6 या 6.5% ब्याज। वो स्टेबल बैंक है, उसकी जो रेटिंग है वो ज़्यादा अच्छी, वहाँ अगर आप पैसा लगाते तो आप चैन की नींद सो सकते। दूसरा जो 9% दे रहा है वहाँ एक खतरा है कि पता नहीं कब बैंक डूब जाए। लेकिन जो DICGC के पास पैसा जमा कर रहा है वो बैंक भी उतना ही 12 पैसे दे रहा है, आप भी जो दूसरा अच्छा बैंक है वो भी दे रहा है। तो इसको लेके एक बात आई थी कि साहब जो बैंक ज़्यादा जोखिम वाले हैं वो ज़्यादा प्रीमियम दें जी। यहाँ ये बात आएगी फिर कि कौन इसका प्रीमियम देगा? क्या बैंक इसका प्रीमियम देंगे? मान लीजिए मेरा पैसा बैंक फला बैंक में जमा है
उस बैंक के मेरे पैसे के साथ फ्रॉड होता है। जी। अब वो पैसा मान लीजिए 5 लाख की रुपए अगर आपका इस फ्रॉड से इंश्योर्ड किया जाता है, तो क्या उसका प्रीमियम बैंक देगा या एक कंबाइंड एक कंट्रीब्यूशन करके फंड बनाया जाएगा और उसके जरिए ऐसे लोगों के पैसे की भरपाई होगी। चलिए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। इसमें एक और छोटी सी चीज मैं बताना चाहूँगा। सरकार असल में सरकार जो है वो इस बात पर भी काम कर रही है कि जो अभी मैंने बात एक कही थी कि जो पैसा आपका ट्रांजैक्शन हुआ जी। और उसको स्प्लिट किया गया मल्टीपल हिस्सों में 50 रुपए में, 100 और 50-100 रुपए के हिस्सों में करके उसको हजारों या सैकड़ों या 50 अकाउंट्स में भेज दिया गया। सरकार एक और विकल्प पे काम कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप उसको फ्लैग करते हैं, तो जो पैसा फ्रॉड वाला है उस पैसे को मल्टीपल अकाउंट्स में भेजने या स्प्लिट करने का ऑप्शन बंद कर दिया जाए। ये पैसा स्प्लिट ना किया जा सके, इस विकल्प पे भी सरकार काम कर रही है ताकि सेकंड स्टेज में उस चीज को रोक दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जब बल्क में पैसा है, किसी मान लीजिए आपका पैसा आया, पहले मेरे खाते में आया और यहां से फिर मैंने इसको हजारों खातों में भेज दिया, तो जब मेरे खाते में आया तभी फ्लैग किया गया और यही इसी खाते पर पैसे को फ्रीज कर दिया गया। तो जो पीड़ित पक्ष है उसको एक मुश्त पैसा मिल सकता है, रिकवरी के चांसेस हैं, रिकवरी के चांसेस ज्यादा। सर आपसे न्यूज रूम में भी चर्चा हो रही थी, तो आप बोल रहे थे कि विशाल एक ऐसी घटना थी जहां बैंक मैनेजर को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी, उससे उनका पैसा बचा है। वो कहानी क्या थी? ये सभी बैंकों ने अपने स्टाफ को, अपने ब्रांच मैनेजर्स को एक्टिव किया है। उनको इस बारे में जानकारी दी है कि अगर किसी व्यक्ति के खाते से, खास तौर पर जो एल्डरली लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके खाते से अचानक बल्क में पेमेंट कहीं होने की बात आती है, तो आप उस पर नज़र रखें। अब वो सिस्टम फ्लैग करता है कि नहीं करता ये मैं नहीं कह सकता हूँ दावे के साथ, लेकिन जब ऐसी चीज़ें फ्लैग होती हैं कि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मान लीजिए कोई किसी ने वो किया कि साहब मुझे 20 लाख रुपए निकाल कर देने हैं, इस यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, तो इस घटनाओं में जो बैंक मैनेजर हैं वो उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में एक मामले में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उन्होंने फिर उस जो परिवार था उससे बात की, जो संबंधित व्यक्ति थे उनसे बात की और उनको बताया कि आपके साथ ही संभवतः फ्रॉड हो रहा है। इस तरह से उनका पैसा बच पाया। चलिए सर, आरबीआई के कुछ आंकड़े उनको भी डिकआउट कर लेते हैं। 2024-25 में जैसा आपने बताया सर, 23,879 ठगी के मामले हैं और 34,771 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सर एक और बात है कि आरबीआई एक डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड जो है डीपीपीएफ बनाने पर भी जो है सोच विचार कर रहा है, ताकि ठगी से जो पीड़ित लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके। इस पर भी कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, ये वही जैसे सेबी में भी है सर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड टाइप का। बिल्कुल, तो ये उसी तरीके का एक तरह का मामला है। चलिए, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।